हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्ज़ाम सेंटर देवघर। तो आज के वीडियो में देख रहे हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें देखेंगे पिछले वीडियो में हम लोगों ने टॉप 30 एमसीक्यू प्रश्न को डिस्कशन कर चुके थे और आज के वीडियो में देख रहे हैं हम लोग ऑनलाइनर प्रश्न। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न, लगभग 30 प्रश्न इसमें बन पाए हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, CaO का सामान्य नाम क्या है? तो ये बूझा चूना यहाँ पे नहीं होगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ होगा अनबूझा चूना। यहाँ कर लीजिएगा आप लोग अनबूझा, यानी अभी ये बूझा चूना नहीं है, अनबूझा चूना है। CaO जैसे इसमें जल मिलाएंगे H2O, ये बूझा चूना हो जाएगा, याद रखिएगा। ये CaO, इसे कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है, अनबूझा चूना। जैसे इसमें जल मिलाएंगे तो ये बूझा चूना हो जाएगा। दूसरा प्रश्न को देखेंगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक एंटासिड का मुख्य संघटक क्यों होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक मुख्य संघटक क्यों होता है? इसका सही उत्तर है क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक क्षारीय पदार्थ है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये एक क्षारीय पदार्थ है और ये पेट में आम्ल की अधिकता को उदासीन कर देता है, आम्ल की अधिकता को उदासीन कर देता है। इसीलिए ये एक एंटासिड के रूप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया जाता है? तो देखेंगे, ठोस को S से दर्शाया जाता है, सॉलिड, और द्रव को लिक्विड L और गैस को G से दर्शाया जाता है, और जो जलीय विलयन होता है AQ से दर्शाया जाता है, AQ से जलीय विलयन को दर्शाया जाता है। आगे प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 4 को देखने वाले हैं। क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है? जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या होता है? तो ये सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यह सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। याद रखेंगे फ्रेंड्स, सब VVI प्रश्न है, सब एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। 5वां नंबर देखेंगे। श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है, इसका कारण क्या है? श्वसन के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपीय विक्रिया कहते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न देखेंगे। उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का बनाते हैं, उसे इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? और यहाँ इस अभिक्रिया को संतुलित समीकरण भी लिखिए बोल रहा है। तो इसमें संतुलित समीकरण तो अभी इसमें नहीं हो पाएगा, लेकिन ये बता देते हैं। ये दो अभिकारक है और एक उत्पाद बना रहा है, तो जैसे कार्बन और ऑक्सीजन ये मिल रहा है तो क्या बना रहा है? CO2, और ये गैस है, इसीलिए G से दर्शाया गया है। आगे देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न। आप लोग अगर संतुलित करना चाहते हैं तो संतुलित भी कर सकते हैं। देखते हैं, संतुलित कर लेते हैं एक बार, इसको हम संतुलित करते हैं। देखिए, कार्बन का एक परमाणु है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 परमाणु है और कार्बन का 1 परमाणु। ये ऑटोमेटिक संतुलित समीकरण है, ये संतुलित समीकरण पहले से है। आगे देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न। वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने के लिए पैकिंग थैली में कौन सी गैस भरी जाती है और क्यों भरी जाती है? तो देखेंगे आंसर, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि ऑक्सीजन को हटाकर उपचयन को रोका जा सके और सामग्री विकृति गंध ना हो, यानी सामग्री खराब होने से बचने के लिए ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। आप लोग देखे होंगे, जो चिप्स का पैकेट रहता है उसमें लंबे समय तक चिप्स रखा जाता है, क्योंकि जो उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है और ऑक्सीजन को हटाया जाता है। अगर ऑक्सीजन रहेगा तो वो चिप्स जल्द ही ख़राब हो जाएगा, इससे बचने के लिए ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस भरा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को उपचयन से कौन सा गुण आ जाता है? तो वे विकृति गंध हो जाते हैं, जिसमें उसका स्वाद गंध बदल जाते हैं, ये हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, वसायुक्त अथवा तेलीय सामग्रियों में उपचयन की गति धीमी करने के लिए 2 उपाय लिखिए। जो वसायुक्त या तेलीय पदार्थ का जो सामग्री होता है उसको उपचयन से बचने के लिए उसका वो 2 उपाय लिखने के लिए बोल रहा है। तो उसमें पहला जो उपाय है, वायुरोधी बर्तनों में रखना। जो वायुरोधी बर्तन होते हैं उसमें रखा जाने से वह जल्दी उपचयन नहीं होगा। दूसरा नंबर, नाइट्रोजन गैस का उपयोग करना। अभी बताएं तुरंत कि नाइट्रोजन गैस का उपयोग करने से चिप्स की थैली लंबे समय तक अच्छे रहते हैं, वो चिप्स रखा जाता है, इसलिए नाइट्रोजन गैस उसमें भरा जाता है। और जिसमें वायु ना हो, वायु रोधी बर्तन में उपयोग किया जिसमें वायु ना पहुँचे। तो ये 2 चीज़ का प्रयोग करके उपचयन से बचाया जा सकता है। 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न, उस अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। देखेंगे 11 नंबर प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहा में जंग लगना, भोजन का पचना, ये रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं आप लोग जान चुके हैं, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया जो हम लोहा में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया, भोजन का पाचन एक रासायनिक अभिक्रिया है, दूध से दही बनना एक रासायनिक अभिक्रिया। इसका बहुत सारे उदाहरण है जो कि रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ये 12वां नंबर प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत और सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। याद रखेंगे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त रूप से लिखा जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं? तो याद रखेंगे, रासायनिक समीकरण के 2 भाग होते हैं, अभिकारक और दूसरा जो होता है उत्पाद होता है। रासायनिक समीकरण को 2 भाग होते हैं, पहला अभिकारक और दूसरा उत्पाद होता है। जैसे मान लेते हैं A+B है, तो ये जो इधर वाले साइड होते हैं उसे अभिकारक बोला जाता है, और जो इधर निर्माण होता है, मान लीजिए C पदार्थ का निर्माण हुआ है तो उसे उत्पाद बोला जाता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 14 देखने वाले हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? वह समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद और तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं है उसे कंकाली समीकरण भी कहते हैं। जैसे देखते हैं, अगर मान लीजिए अभिकारक का जितना परमाणु है उतना ही परमाणु उत्पाद का होगा तो जान मान लेते हैं संतुलित है, अगर नहीं है तो उसे असंतुलित समीकरण कहा जाता है। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, कुल द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, और दोनों जब मिलेगा तो ये एक नया पदार्थ निर्माण करेगा जो बनेगा जल बनेगा, H2O। 17 नंबर प्रश्न है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन मतलब होता है टूटना। जो एकल पदार्थ यानी एकल पदार्थ जो अभिकारक होते हैं वो 2 या 2 से अधिक पदार्थ में टूट जाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या होता है? यह
यह धूसर रंग के सिल्वर धातु में बदल जाता है। यह धूसर रंग के सिल्वर धातु में बदल जाता है अगर वह सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो। 19 नंबर प्रश्न, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषण किया जाता है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है और ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया होता है उसमें ऊष्मा को बाहर किया जाता है। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व वाले तत्व को यौगिक को अलग कर देता है तो उसे विस्थापन। ये जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या करता है? विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? क्योंकि लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट में बदल देता है। 22 नंबर प्रश्न है, उपचयन और अपचयन में क्या अंतर है? देखेंगे, उपचयन में ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, उपचयन में ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, जबकि अपचयन में ऑक्सीजन की हानि होता है। उपचयन में ऑक्सीजन का वृद्धि होगा, याद रखेंगे, ऑक्सीजन का क्या होगा? वृद्धि, और हाइड्रोजन का कमी होगा। और वही अपचयन में ऑक्सीजन का कमी होगा और हाइड्रोजन का वृद्धि होगा। एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखेंगे 23 नंबर प्रश्न, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में अभिकारक उपचयन दूसरे अपचयन एक साथ हो, यानी दोनों हो, अपचयन और उपचयन, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। 24 नंबर प्रश्न, संक्षारण से आप क्या समझते हैं? संक्षारण से आप क्या समझते हैं? तो वह धातुएं जो हवा या नमी के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, जैसे लोहा में जंग लगना, ये सब संक्षारण का उदाहरण है। देखेंगे 25 नंबर प्रश्न, विकृति गंधिता क्या है? वायुयुक्त भोजन का हवा संपर्क में आकर खराब होना, गंध बदलना या विकृति गंधिता का एक कहलाता है। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, लोहे में जंग से बचने के 2 तरीके बताइए। तो या तो पेंट करके लोहा को बचाया जा सकता है, या तो यशद लेपन करके लोहा को बचाया जा सकता है। और बहुत प्रक्रिया है, ग्रीस लगाकर भी लोहा को बचाया जा सकता है, और पेंट करके एल्युमिनियम या जिंक का पेंट करके भी लोहा को बचाया जा सकता है। इसका बहुत सारे उदाहरण हैं। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, आज का नेक्स्ट प्रश्न था ये, 26 प्रश्न करवाए हैं। और अगर आप लोग को PDF चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें टेलीग्राम में ये सारा PDF वहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे टेलीग्राम पे डाल देते हैं PDF। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब।